हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे चैलेंजेस टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, जो मैंने बताया था कि किसी के लिए तो ये बर्डन है, किसी के लिए डेवलपमेंट होता है। और कई बार हम इन्वायरमेंट या जो नेचुरल हमारे रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर उनको रौंद कर डेवलपमेंट कर लेते हैं, जो वास्तव में डेवलपमेंट होती नहीं। अब आपको ये बताएगा 3 तरह के कंट्री हैं विश्व में। एक वो कंट्री हैं जो डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, जैसे यूरोपियन देश, उन्होंने वो सारी चीजें अचीव कर ली हैं जो विकास के नाम पर होने चाहिए। फुल लिटरेसी रेट है, हेल्थ की बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, रोड जो हैं वो बिल्ट हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, पॉवर्टी खत्म हो चुकी है, फूड सिक्योरिटी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, मतलब लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ऊंचा है। ऐसे देश को हम डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। अमेरिका और पश्चिमी यूरोपियन देश जो हैं वो इस तरह के देश हैं। दूसरे हैं भारत जैसे देश, डेवलपिंग कंट्री, जो कभी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे और आज अपना विकास करने की दिशा की ओर अग्रसर हैं, तो वो डेवलपिंग कंट्री। आपको पता है अभी अमेरिका ने प्रस्ताव रखा था कि भारत को भी डेवलप कंट्रीज में शामिल कर लिया जाए। प्रस्ताव आया है कि हम भी विकसित हो चुके हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, हम अभी विकसित नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। और एक तीसरी तरह के वो देश हैं जो अभी तक हमारे से भी पीछे हैं, बहुत लो लिटरेसी रेट है, पिछड़ापन है, गरीबी है, जनसंख्या बढ़ रही है और लाइफस्टाइल बहुत लो है, इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा नहीं हुआ, बहुत ही पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी का वो प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, पॉलिटिकल रूप से भी वो स्टेबलिश नहीं है, स्थिर नहीं है। अफ्रीका के मोस्टली देश ऐसे देश हैं, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट गेन्ड इम्पोर्टेंस आफ्टर द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century. This was the time when a large number of countries in Asia and Africa gained political independence. जो 20वीं शताब्दी का हाफ था, वहाँ डेवलपमेंट को एक इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हुई, क्योंकि एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश उस टाइम आज़ाद हुए थे। जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, बहुत सारे देश। मोस्ट वर इम्प्रूव्ड एंड देयर पॉपुलेशन हैड ए लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बहुत सारे जो देश थे उनमें सुधार की ज़रूरत थी। पॉपुलेशन बहुत का जो लाइफ स्टैंडर्ड था वो बहुत नीचा था। एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत कम था। हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत पुअर थी। दे वर वेरी ऑफन डिस्क्राइब एज अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री। उनको कई बार अंडर डेवलप, जो बहुत ज़्यादा जिसका कोई विकास अभी शुरू नहीं हुआ, और डेवलपिंग जो विकास धीरे धीरे गेन कर रहे हैं, उन्हें डेवलपिंग कहते हैं। ये दोनों तरह के देश ऐसे हैं जो कभी भी ब्रिटेन के और दूसरी यूरोपियन शक्ति के गुलाम हुआ करते थे। दिस कंपैरिजन वाज विद द रिचर कंट्री इन यूरोपियन वेस्टर्न यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये कंपैरिजन कौन करते हैं? ये कंपैरिजन वेस्टर्न यूरोप के देशों का है और अमेरिका का है, जो अपने आप को विकसित मानते हैं और हैं विकसित, मानते नहीं, वो एक्चुअल में विकसित हैं। सारे विश्व का जो 75% पैसा है वो यूरोपियन कंट्री और अमेरिका के पास है, और पॉपुलेशन 25% है। पॉपुलेशन सिर्फ 25% है। उसके बाद है इन 50s and 60s व्हेन मोस्ट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। अफ्रीका के बहुत सारे जो एशिया और अफ्रीका के देश थे has achieved independence from the colonial rule. The most urgent task in front of them was to solve the pressing problem of। तो उनके सामने क्या प्रॉब्लम थी? पॉवर्टी को दूर करने की, मेल न्यूट्रिशन, जो उनकी जनसंख्या, बच्चे कुपोषण का शिकार थे, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की समस्या, लिटरेसी रेट को बढ़ाना, बेसिक फैसिलिटीज़ या बेसिक एम्यूनिटीज़ जो है उनको बढ़ाना, जैसे हॉस्पिटल की सुविधा, स्कूलों की सुविधा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा, और पॉपुलेशन, उनकी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो इस तरह की चीज़ों को फेस कर रहे थे। मतलब बेसिक अम्यूनिटीज़ भी उनके पास नहीं थी। बेसिक अम्यूनिटीज़
अलग अलग चीज़ होती है। बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान, ये एक प्रायोरिटी ज़रूरत है वेस्टर्न कंट्रीज़ की, ये ज़रूरत नहीं है, इससे ऊपर हो चुकी है। They argued that the reason why they were backward were because under colonial rule their resources had been used not for their own benefit but for the colonial rule। ये कहते हैं कि हमारी गरीबी का कारण कोई हम नहीं है, हमारी गरीबी का कारण वो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो हमारे देश पर रूल करके गई, हमारा शोषण किया, हमारे देश में ऐसी नीतियां बनाई जिसकी वजह से हम पीछे रह गए। और इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारी अब हेल्प करें। अगर हम डेवलप होना चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी दें, हमारे पैसे दें वर्ल्ड बैंक से या IMF से, ताकि हम अपने देश का रिबिल्ड कर सकें। विद इंडिपेंडेंस दे कुड रिकॉग्नाइज देयर रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू सर्व देयर नेशनल इंटरेस्ट। और जैसे ही स्वतंत्रता हुई प्राप्त की, उस देश के लोगों ने अपने देश का निर्माण करना शुरू किया। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि उनके पास क्या रिसोर्सेज है और उनका बेस्ट प्रयोग कैसे किए जा सकें। जैसे हमने 5 वर्षीय योजनाएं चलाई भारत के विकास के लिए। Therefore, it was now possible for them to formulate such a policies which would allow them to overcome their backwardness and move toward achieving the standard of their former colonial master। अब उनके सामने समस्या ये थी कि हम विकास के कौन कौन से साधन अपनाएं, हम विकास का कौन सा मॉडल अपनाएं। जैसे हमारे सामने विकास का मॉडल था कि हम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का मॉडल अपनाएं या हम समाजवादी मॉडल अपनाएं। हम वेस्टर्न, तो हमने क्या सोचा, हमने वेस्टर्न मॉडल अपनाएं, वेस्टर्न मॉडल अपनाएं या कुछ जो है वो समाजवादी मॉडल अपनाएं। तो हमारे देश के नेताओं ने ये सोचा कि पूरी तरह से ना तो हम समाजवादी मॉडल को अपना सकते हैं और ना ही हम पूंजीपति जो मॉडल है वेस्टर्न कंट्रीज का वो अपना सकते हैं। तो हमने क्या मॉडल अपनाया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। और मिक्स्ड इकोनॉमी के तहत हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन को में भी महत्व दिया गया और जो सोशलिस्ट पैटर्न था उसको भी महत्व दिया गया। और इसके अनुसार हमने अपनाई मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी के अनुसार हमने ज़्यादा महत्व दिया जो सरकारी उद्योग थे उनको, और लेस महत्व दिया जो प्राइवेटाइजेशन था उसको। बाद में 1990 में हमने अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि 1990 के बाद जो है हमारी स्थिति ऐसी नहीं रही थी कि हम सरकारी उद्योगों को और आगे बढ़ा सके, क्योंकि सरकारी उद्योगों में करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। This provide the impetus for these countries to undertake development projects. The concept of development had undergone many changes over the years. ये डेवलपमेंट जो है, मतलब डेवलपमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एकदम हो जाए। डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो सालों चलती है। इन द इनिशियल ईयर द फोकस was on catching up with the West in terms of economic growth and modernization of society। और इस इन द इनिशियल ईयर शुरू में हमने क्या किया, हमने ये सोच लिया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके अनुसार ही हमें डेवलपमेंट करनी है। देखो, हर देश की सिचुएशन, हर देश की सोसाइटी, हर देश के रिसोर्सेज, पॉपुलेशन का नज़रिया, संस्कृति अलग होती है। तो हम कभी भी किसी भी देश की कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ऐसे मामलों में। जैसे ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका, कनाडा में ऐसी सड़कें हैं जहां 5-6 दिनों में एक गाड़ी गुजरती है, ठीक है। हमारे देश में ऐसा कोई रोड नहीं है जहां से हर रोज 6,000-7,000 गाड़ियां नहीं जाती होंगी। तो आप कैसे एक देश के मॉडल को दूसरे मॉडल, हमारे यहाँ सीमेंट अच्छी हैं, पत्थर अच्छे मिलते हैं, तो हमारे यहाँ सीमेंट के घर होते हैं।
जो अमेरिका वगैरह में वहाँ सीमेंट के घर होते ही नहीं है, वहाँ तो लकड़ी के घर बनते हैं, क्योंकि वहाँ लकड़ी के वन अच्छे हैं। दूसरी बात, सर्दियाँ बहुत होती हैं, ठीक है ना। तो हर देश का एक पैटर्न अलग होता है, लेकिन ये माना गया कि वेस्टर्न जो चीज़ें हैं, वेस्ट ने जिस तरह तरक्की करी वो हम भी करें। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। डेवलपिंग कंट्रीज अडोप्ट गोल्स लाइक फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंडेड एंड मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन। जो डेवलपिंग कंट्री थे तो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि हम कैसे अपनी विकास करेंगे। विकास के लिए हमने क्या किया कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, मॉडर्नाइजेशन लेकर आएंगे, आधुनिकता लेकर आएंगे, एग्रीकल्चर के तरीके बदलेंगे और एजुकेशन का मॉडर्नाइजेशन करेंगे। इट वाज बिलीव एट द टाइम दैट द स्टेट वाज ओनली एजेंसी कैन एबल टू इनिशिएट द काइंड। और मैंने बताया ना कि सोशलिस्ट पैटर्न हमने अपनाया, जिसके द्वारा हमने गवर्नमेंट पे विश्वास किया कि गवर्नमेंट एक ऐसी एजेंसी है जो हमारे देश में ये सारी चीजें ला सकती है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है, वो मॉडर्नाइजेशन ला सकती है। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे यूरोपियन देशों में गवर्नमेंट का काम नहीं है लाना, वो प्राइवेटाइजेशन को महत्व देते हैं। उन्होंने सब कुछ प्राइवेटाइजेशन के हाथों में दे दिया है। रोड बना रहे हैं तो ठेकेदार बना रहे हैं, लेकिन वहाँ रूल बहुत अच्छे हैं। रूल ये है कि अगर किसी को सड़क पर चलते हुए ठोकर लगी तो ठेकेदार को उसकी भरपाई करनी होती है। हमारे देश में इतना हार्श रूल के हम आदी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैनी कंट्री एम्ब्रेक्ड अपन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफन विद द हेल्प ऑफ लोन एंड एट द डेवलप्ड कंट्री। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाओगे, मॉडर्नाइजेशन लेके आओगे, यही हमने तय किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, इन चीज़ों के लिए पैसा चाहिए था। अब भारत जैसे गरीब देश थे, अंग्रेजों ने हमारे खजाने में कुछ छोड़ा नहीं था, इसके लिए हमें क्या चाहिए थी फिर? यूरोपियन जो बैंक थे या यूरोपियन जो देश थे या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी, वर्ल्ड बैंक जैसी, IMF जैसी, जिस पर अमेरिका और यूरोपियन देश ही हावी थे, उन्हीं का पैसा था वर्ल्ड बैंक वगैरह में भी, उनसे हमें लोन लेना था। अब जब ये लोन देते तो मनचाही शर्तें हम पर लाद देते हैं कि भाई जी ये शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेगी अगर आप लोन ले रहे हो तो। ऐसे में कई देशों ने तो अपनी आज़ादी भी खो दी। क्या किया इन यूरोपियन देशों ने? ये कहा कि आप पैसे ले लीजिए लेकिन कोयले खाने हमें दे दीजिए। जो सरकार कोयले की खाने उन्हें नहीं देती उसको वहाँ से हटा दिया जाता था, वहाँ फौज से मिलकर या दूसरे लीडर से मिलकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाता था। इन इंडिया ए सीरीज ऑफ 5 ईयर प्लान, और हमने डेवलप करने के लिए हमारे देश में 5 ईयर प्लान चलाया। 1951 में हमारी पहली पंचवर्षीय योजना आई थी जो के कामराज प्लान के तहत आई थी और जिसमें कृषि को बहुत महत्व दिया गया था। एंड दीज इंक्लूड ए नंबर ऑफ मेगा प्रोजेक्ट सच एज भाखरा नंगल डैम। और कृषि पर आधारित थी, कृषि का डेवलपमेंट करना था तो बहुत सारे डैम बनाए गए, जैसे भाखरा नंगल डैम बनाया गया सतलुज और रावी नदी पर। सेटिंग अप स्टील प्लांट्स, बहुत सारे स्टील प्लांट हमने बनाए, जैसे नालको, भालको, भेल और इसका राउरकेला का जो प्लांट है, स्टील प्लांट है, दूसरे देशों की मदद से, जहां हजार 2-3 हजार लोग काम करते थे। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, रोजगार भी बढ़ा और साथ में हमारे यहाँ उत्पादन शुरू हुआ, लोहे का उत्पादन, कार बनाने की फैक्ट्री, ये चीजें। स्टील प्लांट लगे, माइनिंग, कोयला की खोदने की शुरुआत हुई, कोयले से थर्मल चलाए गए, थर्मल प्रोजेक्ट से बिजली पैदा की गई, बिजली जो उद्योगों के काम आती थी, खेतों में सिंचाई के काम आती थी। फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन हुआ कि खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा खाद दी जाए तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो। इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर टेक्निक्स, और जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं, जैसे पहले हल के द्वारा बीज बोया जाता था, फिर ड्रिल आई, फिर मशीनें आई। It was hoped that a multi-pronged strategy would have an impact on the economy and significantly increase the wealth of the country। और ऐसे लगने लगा कि इस तरह से हमारे देश का विकास होगा और ये भी है कि देश की पूंजी भी बढ़ेगी। It was also hoped, ये आशा भी की गई, that the emergence of prosperity would gradually trickle down to the poorest section of the society and help to reduce inequality। और ये
उम्मीद जागी कि धीरे धीरे इतनी समृद्धि आ जाएगी कि गरीबी खत्म हो जाएगी, और जो गरीब से गरीब लोग हैं उनकी भी उनमें भी असमानता जितनी है हमारे देश में वो खत्म होगी, और बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी दूर होगी। A great deal of faith was placed in adopting the latest discovery of science and state of arts and technology. इसके साथ साथ हमने यही नहीं है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए प्रयास नहीं किया, दूसरे देशों की तरफ हम देखते रहे। हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा विकास हुआ। 1948 में हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा का प्रयोग होना शुरू हुआ। 1974 तक आते आते हमने एटम बम बना लिए थे। उसके बाद हमने सैटेलाइट छोड़ने शुरू कर दिए थे, जैसे रोहिणी जैसा सैटेलाइट है वो 70s में हमने कोशिश की थी। उसके बाद आज इसरो तो एक दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी संस्था है। इसरो के बाद जो है नासा के बाद इसरो का नाम आता है सैटेलाइट लॉन्च करने में। हम दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, उसके माध्यम से हमारे पास इतने अच्छे जो सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हैं वो हैं। हम हवाई जहाज़ तक, हेलीकॉप्टर तक हम अपने बना रहे हैं। तो इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी विकास हुआ। न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर सेटअप एंड कोलैबोरेशन। नई एजुकेशन सोसाइटीज़, कृषि के लिए अलग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अलग, हेल्थ के लिए अलग, मेडिकल साइंस के अलग से इंस्टीट्यूशन स्थापित होने लगी और वो सरकार से मिलकर काम करने लगी। It was believed that the process of development would make the society more modern and forward looking and set on the other path of the growth। और ये माना जाने लगा कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आविष्कार है, डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, वो सोसाइटी को और मॉडर्न बना देगी और रास्ते दिखाएगी। However, the model of development adopted by India and other country has come under a great deal of criticism over the years, and this has led to some rethinking about the goals and process of development today। लेकिन जो भारत ने रास्ते अपनाए या जो दूसरे डेवलपिंग कंट्री ने, मेनली अब क्रिटिसिज्म के 2 ही देश हैं जिसकी सारी संसार आलोचना कर रहा है, भारत और चाइना, क्योंकि दोनों ही डेवलपिंग कंट्री हैं, दोनों ही बड़े देश हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है। तो सबका फोकस हमारी तरफ ये हो गया कि ये सबसे ज़्यादा कार्बन रिलीज कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को हानि पहुंचा रहे हैं। तो ये प्रेशर आ रहा है बाहर की दुनिया से, हमारे अपनी क्राउड से, अपनी पॉपुलेशन से, कि हमें अपने जो डेवलपमेंट का रास्ता है वो बदलना चाहिए। क्रिटिसिज्म ऑफ डेवलपमेंट मॉडल। डेवलपमेंट मॉडल का क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, मतलब उसकी आलोचना क्यों हो रही है, क्या कारण है? तो बीच बीच में चैप्टर के मैंने पढ़ा भी दिया है कि कारण क्या है। क्रिटिक्स of development have pointed out that the kind of development model which have been adopted in many countries has proved very costly for the developing country। जो क्रिटिक्स है, आलोचनाकार हैं, वो कहते हैं कि डेवलपमेंट जो मॉडल है बहुत सारे देशों ने जो अपनाया है वो उनके लिए बहुत महंगा साबित हुआ। मतलब डेवलपमेंट की जगह जो दूसरे देश चीज़ों का विनाश हुआ वो ज़्यादा कॉस्टली है। डेवलपमेंट का मूल्य कम रह गया और जो उससे नुकसान हुआ वो बहुत ज़्यादा हो गया। द फाइनेंशियली कॉस्ट हैव बीन इनॉर्मस पुटिंग मैनी कंट्रीज इनटू लॉन्ग टर्म डेबिट्स। क्योंकि इससे सबसे बड़ी बात ये हुई कि जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इनको ज़रूरत थी पैसे की, तो ये कर्ज के नीचे दब गई। और कर्ज के नीचे दबने के कारण हमारे देश में तो खैर ऐसा नहीं हुआ, बट बहुत सारे देशों में जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या IMF जैसी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रियों का हस्तक्षेप हो गया उनकी घरेलू राजनीति में। देशों की घरेलू राजनीति में सरकारें बनाई जाने लगी, गिराई जाने लगी उनके द्वारा। अफ्रीका इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम द इनॉर्मस डेब्ट एंड इट रन अप बाय बोरोइंग फ्रॉम द रिचर कंट्री। अफ्रीका के बहुत सारे जैसे देश हैं वो कर्ज के नीचे दब गए हैं और अभी भी वो धनी देशों के कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। देखो, वो जैसे ही कोई पैसा देगा वो आपको उससे ज़्यादा की डिमांड करेगा।
उसके वो कहेगा कि जी हमें तो आपके कोयले के खाने चाहिए, आपके ऑयल चाहिए, आपका तेल चाहिए, और अब वो सस्ते दामों में देना पड़ता है, मनचाही कंडीशन रख देते हैं ना वो। दिस गेन इन टर्म ऑफ ग्रोथ हैव नॉट बीन commensurate एंड पॉवर्टी एंड डिजीजेस कंटिन्यू। आज भी उनके देश में पॉवर्टी यूं की यूं है, डिजीज बढ़ती जा रही हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और इस तरह से जो डेवलपमेंट के सपने थे जो बेचारे गरीब देशों के, वो फुलफिल नहीं हुए और उनको ये चीजें महंगी साबित हुई। द सोशल कोस्ट, ये तो था ओवरऑल कोस्ट की बात कर रहे थे, हम एक एक करके पढ़ेंगे कि सोशल कोस्ट के रूप में हमने क्या खोया। जैसे देखो सोशल का में देखोगे आप कि हेजेमनी स्थापित हो गई है वेस्टर्न कंट्रीज की हमारे कल्चर पे, हमारी जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, उन पे अब हम अपने रीति रिवाज छोड़ के उनके अनुसार जीना शुरू कर दिया हमने। दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हैज आल्सो हैड हाई सोशल कोस्ट। सोशल डेवलपमेंट के इस डेवलपमेंट के कारण हमें सामाजिक क्या पे करना पड़ा। लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अब मान लो आप किसी गांव में रहते हो, अपने कुनबे परिवार के साथ रहते हो या ट्राइबल इलाके में रहते हो, तो आपको है क्या करना पड़ेगा, आपकी भूमि छीन ली जाएगी, आपको कह दिया जाएगा कि यहाँ से उठो, आपको कहीं भी जाना पड़ेगा। तो आप जो अपनी सामाजिक रिलेशन थे, रिश्ते थे, कल्चर थी, वो आपको छोड़कर कहीं ऐसी जगह बसना पड़ेगा जहाँ आपकी सामाजिक दृष्टिकोण वाले लोग ही नहीं रहते, आप जैसे रीति रिवाजों वाले लोग ही नहीं रहते, आप अजनबियों की तरह जीवन जीते हैं। होम्स एंड लोकेलिटी ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स, बिग डैम्स की वजह से आपको अपने घरों से जाना पड़ता है। इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज एंड माइनिंग एक्टिविटीज और अदर प्रोजेक्ट। डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड इंक्रीज इम्प्रूवमेंट, और बहुत सारे आय के साधन। अगर मान लो ट्राइबल इलाका है और आपको कहे कि जी जंगल में आपको प्रवेश नहीं करना, यहाँ तो आप माइनिंग कर रहे हैं, पेड़ गिरा रहे हैं, तो अचानक से क्या होगा, अचानक से जो लोग जंगल पे जीवन जीते थे, लकड़ियां खोदते थे, कोयला निकालते थे, उनके पशु वहां चरते थे, वो बहुत सारे कंदमूल वहां से इकट्ठा करते थे खाने के लिए, वो तो अचानक बंद हो जाएगी ना चीजें, वो कहाँ जाएंगे। इफ रूरल एग्रीकल्चरल कम्युनिटी आर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड रीजन, दे एंड अप at the margin of the society, swelling and the large number of urban and rural poor। अगर खेती करने वाले लोगों की जमीन एक्वायर की जाती है तो वो अपना जो पैतृक धंधा है उसको छोड़कर वो एक ऐसी जगह तलाश करेंगे, ऐसे काम जो उनके बस की बात ही नहीं है, जो और वो क्या करते हैं, फिर शहरों में चले जाते हैं और शहरों में एक गरीब मजदूर जैसा जीवन वो जीते हैं। ट्रेडिशनल स्किल्स acquire over an extended period may be lost. There is also a loss of culture because when people are relocated they lose a whole way of community life। इससे कल्चरल भी हानि हो रही है। मान लो कोई भी संथाल लोग हैं, संथाल लोगों की जमीन अक्वायर कर ली, एक जगह उन्हें जमीन कभी नहीं मिलेगी, उनको कहीं कहीं भेज दिया। जो संथाल कम्युनिटी थी एक तो उनसे उनके रिश्ते टूट गए, दूसरी बात वो संथाल लोग जो गाने गाते थे, जो डांस करते थे, जो उनके घर खाने पकते थे, जो उनके त्योहार मनाए जाते थे, जो वो ड्रेस वेशभूषा पहनते थे, जो वो भाषा वो बोलते थे, क्या वो दूसरी कम्युनिटी में जाके सरवाइव कर पाते हैं? चल जो माँ बाप हैं शायद वो सरवाइव करें, बच्चे फिर वो संथाल जो कम्युनिटी की विशेषताएं वो खो देंगे। इस तरह से बहुत बड़ा कल्चरल लॉस्ट हो रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।